नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 7 की जो हमारी सोशल साइंस है उसकी एक पुस्तिका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जो कि पॉलिटिकल साइंस की पुस्तिका है। क्योंकि आपको पता है कि अब 6, 7, 8 से जैसे शुरुआत होती है और हमें जो सोशल साइंस है, जो एसएसटी है, उसमें 3 किताबें पढ़नी पड़ती है, जिसमें एक हिस्ट्री है, इतिहास हमारे अतीत, भूगोल की किताब है और एक ये सामाजिक जीवन राजनीतिक जीवन की किताब है। इसका पार्ट 2 है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, और आज हम इस पार्ट 2 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने इसके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सार्वजनिक स्वास्थ्य मतलब जो सरकारी अस्पताल होते हैं वो, और जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था कि उनमें क्या क्या अंतर है और सरकार की क्या भूमिका होती है हमें स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। आज हम ये पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। मतलब स्वास्थ्य सेवा और समानता के आधार को आज हम पढ़ेंगे कि क्या सबके लिए समान है स्वास्थ्य सेवाएं। इस प्रकार से आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको वीडियो के एंड में एक बहुत अच्छी चीज आपको मिलेगी, जिससे कि आपकी पढ़ाई जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये वीडियो आपके लिए ही है और प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले के पार्ट और क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी जरूर देखिएगा। जो पार्ट 1 है समानता, उसके क्वेश्चन आंसर भी हम लोगों ने कर रखे हैं लिखित रूप में, आप वो भी देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती है। मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वहां जाना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है वो ज्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है, और जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स है इनमें पैसे भी ज्यादा लगते हैं, आपको पता ही है। दवाइयां महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते। समर्थ मतलब क्या होता है, कैपेबल, मतलब वो नहीं उसके लिए नहीं होते, उसको खरीद नहीं पाते, उसको समर्थता कहते हैं। ठीक है, कोई काम करना मतलब समर्थ होना उसके लिए, और कोई नहीं कर पाना उसके लिए असमर्थ होना या समर्थ नहीं होना। इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। और ऋण क्या होता है, आपको एक नया शब्द ही पता लग गया। ऋण जो होता है वह लोन होता है। ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि ऋण का मतलब होता है लोन, और बहुत से आज के टाइम पे लोगों को लोन लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए प्राय देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक जरूरत से ज्यादा दवाइयां, इंजेक्शन या सेलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। मतलब ये जो बताया है, जो सारी जो चीजें बताई है कि दवाइयां ज्यादा दे देनी, इंजेक्शन ज्यादा दे देना, मतलब आपने देखा होगा कि है छोटी सी बीमारी लेकिन वो बहुत सारी दवा दे देते हैं जिससे कि आपका खर्चा बढ़ जाता है। तो ऐसे भी आप निजी अस्पतालों में देख सकते हैं। अब देखिए, दिल्ली के एक प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीजों की देखभाल का कमरा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, और आपके घर के पास कौन सी निजी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है, उन्हें चलाने वाले लोगों और वहां दी जाने वाली सुविधाओं को पता लगाइए। या आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था, मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि आपको ये सब चीजें बतानी है कि आपके आसपास कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये भी जरूर लिखना। तो पता तो लगे कि आपको पता है कि सरकारी अस्पताल कौन से होते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल कौन से होते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है, मतलब जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद है, जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है, ठीक है, उसका क्या बोलती है नैतिक संहिता, जहां तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधों के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्त और उपयुक्त रूप में हो। मतलब जो सी दवाएं हैं वही उन्हीं दवाइयों के जो जेनरिक नेम है उनके आधार पर ही वह उस पर लिखे। मतलब पर्टिकुलरली जो उसके लिए जो दवा होती है उसके बारे में अच्छे से लिखे। स्वास्थ्य सेवा को और अधिक किफायती कैसे बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा करें। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ,
सोशल साइंस जो सब्जेक्ट जो आप लोग पढ़ रहे हैं, सामाजिक विज्ञान जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत जरूरी है कि आप एक दूसरे से डिस्कस करें। क्या होता है कि जब तक हम डिस्कस नहीं करते, हमें ये पहलुओं के बारे में नहीं पता लगता। और ये जो सब्जेक्ट है, बहुत बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसके लिए आपको कभी घबराना नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा। जो आपके आसपास घटित हो रहा है ना, वही सब कुछ इस सब्जेक्ट के अंदर है। अब यहाँ पे देखिए, जन औषधि मेडिकल स्टोर, दाम काम दम दाम कम दवाई उत्तम। जन औषधि मेडिकल स्टोर इज अ चेन ऑफ मेडिकल स्टोर इनिशिएटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑफर क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन एट मच लोअर प्राइस। मतलब कि सरकार के द्वारा ये सरकारी एक स्टोर है जहां पे क्या होता है, आपको कम कम कीमत पर, ठीक है, कम कीमत पर अच्छी और सरकारी दवाइयां उपलब्ध होती है। अब देखिए, तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। मतलब दवाइयों का खर्चा इतना ज्यादा होता है कि सिर्फ बीमारी में 20% लोग ही, अगर 100 लोग बीमार है उसमें से 20 ही लोग उस खर्चे को उठा पाते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। ऐसा भी हाल हो जाता है। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता और इसलिए उनके बीमार पड़ने का संभावना अधिक रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्च से उनकी हालत और खराब हो जाती है। तो आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा सा अलग है चैप्टर से, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आप अपने खाने पीने पे अच्छी चीजें डालेंगे तो आपको बाकी चीजों पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा। मतलब अगर आप अपने खाने पीने में अच्छे, जो भी आप को लगता है जिस उम्र में आपके लिए जो चीज अच्छी है, फल फ्रूट है, सब्जियां हैं, दूध है, जो भी चीजें आपको लगती हैं शरीर के अनुसार आपके, वो अगर आप सही समय पे खाएं और अपने शरीर का ध्यान रखें, तो आपको जो बाद में हम दवाइयों पे अतिरिक्त खर्चा करते हैं, वो खर्चा करने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए हमें अपनी इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं ध्यान दोगे तो आपको फिर बीमार हो जाओगे। बीमारी के बाद में आपको महंगी महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ेंगी। तो पहले ही क्यों ना अपने ऊपर थोड़ा सा अच्छा खर्च करके अपने आप को बीमारी से बचाएं। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए, महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम है और वह भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते। वहां निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। मतलब कहीं कहीं पर क्या होता है कि उनके लिए सुविधाएं नहीं है, औरतों को हॉस्पिटल नहीं भेजा जाता, तो उस चक्कर में कई बीमारियां उनको ज्यादा परेशान करती हैं। और वो मतलब आप ये देख सकते हैं कि अगर सही से इलाज ना हो किसी चीज का, तो आपको पता है कि इंसान की जान भी जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये कि आपका समय से इलाज हो। अगर आप, जैसे आपके पास थोड़ी सी आपको तबीयत खराब हो रही है, आपको लग रहा है कि नहीं, तो आप घर में ना रहे, आप जाइए इलाज कराइए। इस गर्भवती औरत को एक योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, देखिए। और ग्रामीण इलाकों में अक्सर एक जीप ही मरीजों के लिए चलता फिरता दवाखाना बन के आती है। मतलब एक जो जीप है इस प्रकार से गाँव के अंदर जाती है, यही उनका हॉस्पिटल है, यही उनका दवाखाना है, ठीक है, जो उनको जागरूक भी करती है, दवाइयां भी देती है। अब देखिए, सतत विकास लक्ष्य 3, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। मैं आपको बताता हूँ एसडीजीज गोल के अंदर है ये, ठीक है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। क्या किया जा सकता है? अब देखिए क्या किया जा सकता है, आप भी बताइए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को, गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों को स्वास्थ्य
लोगों का जो स्वास्थ्य है जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी है। मतलब कि भाई हमें जितना खाने पीने की जरूरत है, हमारे जितनी पढ़ाई की जरूरत है, हमें जितनी स्कूलों की जरूरत है, हमें उतनी ही जरूरत हमें हॉस्पिटल्स की भी है, स्वास्थ्य सेवाओं की भी है। उतना ही हमें हॉस्पिटल्स की भी जरूरत है। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दिशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले प्रश्न पर दिए गए उदाहरण को आप देखिए। देखिए यहाँ पे केरल का अनुभव है। केरल तो आपको पता है ना कहाँ पे है? देख लो, हमारे भारत का नक्शा है ये, और केरल सबसे नीचे है यहाँ पे। ठीक है, दक्षिण में हमें केरल मिलता है। ठीक है, यहाँ पे चलिए आगे चलते हैं। क्या बोलते हैं भाई केरल में? केरल का अनुभव है कि 1996 में केरल की जो गवर्नमेंट है, केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्या तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर मतलब बेड, पर्याप्त डॉक्टरों का ना होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें isgkerala.government.in। आइए अब एक अन्य देश का उदाहरण देखिए और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उनकी कार्य पद्धति को जाने। देखिए यहाँ पर केरल गवर्नमेंट ने पंचायतों को उनके बजट का 40% दे दिया और देखा कि भैया आप अपने गांव की सारी जो चीजें हैं वो खुद करो, हम ऊपर से जो है और चीजों पर ध्यान देंगे। और वहां पे काफी सारी चीजें ठीक हुई, लेकिन काफी सारी चीजों पर जो कि केंद्र का, आपको पता है कि राज्य सरकार में डॉक्टर्स जो है, हॉस्पिटल, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, ये एक गांव के बजट से तो हॉस्पिटल नहीं बन सकता। तो वहां पे तब भी बहुत सारी परेशानियां थी। अब देखिए यहाँ पे कोस्टारिका है। ठीक है, कोस्टारिका मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। कोस्टारिका एक देश है जो कि मध्य अमेरिका के अंदर है। ठीक है, मध्य अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका और जो दक्षिण अमेरिका के बीच में जो मध्य अमेरिका का जो कैरिबियन सी वगैरह इलाका है, वहां पर। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना ही नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं देती हैं, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। मतलब स्वास्थ्य को कैसे अपने बनाए रखते हैं, इसको एजुकेशन में भी डाला उन लोगों ने। तो देखो कितना सुंदर उन्होंने बताया। अब देखिए यहाँ पे चैप्टर जो होता है वो हमारा खत्म हो जाता है और यहाँ पे एक चीजें और भी है। आप यहाँ देखेंगे कि संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने से लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। मतलब भैया जीवन स्वस्थ हो, इसके लिए भी राज्य का कर्तव्य है। और आप ये देख सकते हैं कि गोल नंबर 6 जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसका छठा जल और स्वच्छता भी है। UNDP.org में आप ये देख सकते हैं। और आपने ऊपर भी देखा कि गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग भी इसके अंतर्गत आता है। अब आप ये देखिए कि किस प्रकार से स्वास्थ्य कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक देश ने तो सेना नहीं रखी,
बोला कि हम स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, शिक्षा देंगे, लेकिन सेना पे व्यय नहीं खर्च करेंगे। ठीक है, लेकिन ये उस देश की स्थिति थी कि भाई उस देश में ऐसी आर्मी की जरूरत नहीं थी कि भाई सरहदों को वो मतलब उनकी सरहदों को किसी से खतरा है। लेकिन बात यह है कि उन्होंने स्वास्थ्य पर बहुत अधिक पैसा लगाया, बहुत अधिक बजट प्रदान किया। मतलब राज्य पूरा जिम्मेवारी ले रखी है कि भाई हमारे नागरिकों को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो राज्य का कर्तव्य है एक अच्छा जीवन देना अपने नागरिकों को। तो चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाता है और मैं आपको बता देता हूँ, जिसके लिए हम लोग अभी तक इंतजार कर रहे थे, कि सहज योगा मेडिटेशन के थ्रू आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी कर सकते हैं। मेडिटेशन के थ्रू आपके अंदर जो भी कॉन्फिडेंस लेवल जो कि कम है या कंसंट्रेशन पावर जो कि कम है, उसको आप बहुत बढ़ा सकते हैं। आप लगातार बैठ के अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। सहज योगा मेडिटेशन एक अच्छा तरीका है जिसके द्वारा आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई नहीं, साथ ही साथ अपने व्यवहार को, अपने खेल कूद को, जिस भी जगह आप जाएंगे, मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगी और आपको परफेक्ट बनाने में आपको हेल्प करेगी। तो सहज योगा मेडिटेशन, ये अभी आपके स्क्रीन पे कुछ लिंक्स भी आएंगे, आप जरूर उस लिंक के थ्रू आप उन लिंक्स को आप जरूर देख सकते हैं और उन वेबसाइटों पे जा सकते हैं, और वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे। तो प्लीज आप जरूर जाइएगा, अटेंड कीजिएगा प्रोग्राम, आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा और आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल भी होगा। सो प्लीज आप प्रोग्राम अटेंड करिए और सहज योग के द्वारा अपनी पढ़ाई को अच्छा कीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ये वीडियो लिंक्स आपके लिए।